ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 20 होगा। और आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी करंट अफेयर हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और ऐसी कौन सी क्वेश्चन है जो आयोग ने पिछले सालों में पूछे हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आयोग ने अलग अलग जगह से स्टेटमेंट उठाकर क्वेश्चन पूछा है, जिसमें से एक स्टेटमेंट जो है एससीओ संघीय कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ पर पूरी तरह से एक क्वेश्चन ये अलग ही क्वेश्चन है संघीय कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा क्वेश्चन ये बाद में देखेंगे हम। और फिर दो क्वेश्चन आयोग ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड पूछे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन ये था। तो आज हम ये दो क्वेश्चन देखेंगे, और क्योंकि ये आज की करंट अफेयर में इंक्लूडेड है, इसलिए हम ये दो क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जो करंट अफेयर है वो संघीय कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, और देखेंगे कि कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ और कौन कौन सी कंट्रियां हैं जिनको अभी शामिल किया गया है, और कौन कौन सी ऐसी कंट्रियां जिनको शामिल किया जाना है अभी। तो पहले हम संघीय कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं कि मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था। देखिए, पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको संघई फाइव बोला जाता था। संघई फाइव, इस संघई फाइव के अंदर पांच कंट्रियां थी, और इसी वजह से इसको संघई फाइव बोला जाता था। अब ये कौन कौन सी पांच कंट्रियां थी ये जान लेते हैं। देखिए, इसके अंदर था चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान। तो एक दो तीन चार पांच, ये जो पांच कंट्रियां है, इन्होंने 1996 में ये ग्रुप बनाया जिसको संघई फाइव बोला जाता था। 1996 के अंदर ये ग्रुप बनाया जिसको संघई फाइव बोला जाता है। उसके बाद में ये 2001 में मिलते हैं चाइना के अंदर, और फिर इन्होंने यहाँ पर उज्बेकिस्तान को इसके अंदर शामिल कर लिया, और तभी से इसको मतलब फिर बोला गया ये संघई सिक्स हो गया, और संघई सिक्स को ही संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला गया। तो ये इसका बैकग्राउंड था कि कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो 1996 में ये पांच कंट्री ने मिलकर ग्रुप बनाया था जिसको संघई फाइव बोलते थे। उसके बाद में 2001 में ये चाइना में मिलते हैं। चाइना में मिलने के बाद यहाँ पर इन्होंने उज्बेकिस्तान को इस ऑर्गेनाइजेशन संघई फाइव के अंदर एडमिट कर लिया। उसके बाद में ये संघई सिक्स हो गया। संघई सिक्स के बाद फिर 15 जून 2001 में इसका नाम बदलकर संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया, और तब से ये संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। अब देखिए, इसका क्वेश्चन आता है कि संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1996 से पढ़ेंगे, फिर 2001 से। देखिए, 2001 से पढ़ेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। और इसकी जो चलो वो देखेंगे अभी कि हम इसकी जो है मीटिंग, इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब 2015 में एक मीटिंग हुई इनकी संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऊफा रशिया के अंदर। तो वहां पर रशिया ने इंडिया और चाइना को फुल मेंबरशिप देने का वादा किया कि हम जो है इंडिया को फुल मेंबरशिप देंगे। उसके बाद में 2017 के अंदर चाइना और इंडिया को नई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फुल मेंबरशिप दे दी गई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई दो कब, अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया ये कि विच ऑफ दीज कंट्रीज बिकेम द मेंबर ऑफ द संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 2017। तो 2017 में कौन कौन सी दो कंट्रियों को संघई कॉरपोरेशन का ऑर्गेनाइजेशन मेंबर बनाया गया था। तो इसका हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। तो 1-4 देख लो कहाँ पर आ रहा है, 1 डी आंसर इसका। तो देखो, आपको क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से करंट अफेयर। अब ये कुछ लोगों को लगता है कि 2017 की करंट अफेयर नहीं है, 2020 का ये पेपर है, 2020 का पेपर है, और 2017 में इंडिया को शामिल किया जाता है। तो आप समझ सकते हो ना कि करंट अफेयर वो कितनी पुरानी पूछ रहा है। वैसे ही करंट अफेयर का पार्ट नहीं है, इसको बोलता है स्टैटिक पोर्शन। तो मतलब आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में भी पता होना चाहिए, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिससे इंडिया रिलेटेड है, तो ये बहुत जरूरी होता है। अब ये जो है, अभी आप देख सकते हो, अभी ये कंट्री, यहाँ पे मैं एक मैप दिखाता हूँ। यहाँ यहाँ पर एक कंट्री ऐड की गई है जिसका नाम है ईरान। तो 2023 में ईरान को संघई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड कर लिया गया। पहला ये संघई फाइव था, फिर उज्बेकिस्तान को इंक्लूड किया गया, तो फिर सिक्स होगा। सिक्स के बाद 2017 में 2017 में दो कंट्रियों को और शामिल कर लिया गया, तो ये 8 हो गया था। और अभी 2023 के अंदर
एक कंट्री को और शामिल कर लिया गया है जिसका नाम है ईरान। तो अब कितने हो गए? 9। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली 2023 में कौन सी कंट्री को संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर शामिल किया गया है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने बैकग्राउंड और उसके बारे में बताया। अब देखिए, इंडिया को 2023 में पहली बार संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट होती है, इसको ऑर्गेनाइज करने का है या इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आई, पहली बार आई, क्योंकि 2017 में ही इंडिया इसका मेंबर बना है और उसके बाद इंडिया के पास पहली बार इसकी मेंबरशिप आई। तो मैंने यहाँ पर ये कंट्री के नाम दे रखे हैं: कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड द ईरान। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए। 2017 में इंडिया को सॉरी 2017 में और पाकिस्तान 2017 में इंडिया पाकिस्तान को शामिल किया गया था, 2023 में ईरान को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर ये मेंबर है, मैंने यहाँ पर और जो चाइना सॉरी ईरान है, ईरान की फोटो शामिल नहीं की है। अब यहाँ पर थोड़ी सी आप देख लेना कि कौन सी एक सेंट्रल एशियन कंट्री का मैप है ये। तो सेंट्रल एशियन कंट्री में ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने कहीं भी नहीं देखा होगा ये जो तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। ये बात अच्छे से याद कर लेना। कभी ऐसा क्वेश्चन दे दे कि सभी सेंट्रल एशियन कंट्री संघीय कॉर्पोरेशन का पार्ट है, भैया सभी सेंट्रल एशियन कंट्री संघीय कॉर्पोरेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान संघीय कॉर्पोरेशन का पार्ट नहीं है। और ये कैस्पियन सी है, यहाँ से इसकी बाउंड्री लगी हुई है तुर्कमेनिस्तान की। यहाँ पे एक बार जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू इसका मैप देख लेना। अब यहाँ पर एक जो इसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में देख लेते हैं। पहले मैं आपको इसका ये बताता हूँ कि इसका जो पूरा का पूरा संघीय कॉर्पोरेशन का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर सबसे ऊपर होते हैं काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट। जो हेड होते हैं मतलब यही वो बॉडी होती है जहाँ मेंबर शामिल होते हैं, जो मेंबर होते हैं वो मिलते हैं, यही डिसीजन लेते हैं। उसके बाद में काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ द फॉरेन। ये बहुत नीचे इसका मतलब एक हायरार्की बनी हुई है, तो आप इसको जैसे याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो मीटिंग होती है ये सबसे ऊपर होती है। तो इंडिया के अंदर 2023 में ये मीटिंग हुई है और 2024 की जो मीटिंग है वो कजाकिस्तान में हुई है, अस्थाना में। तो अब जरा देखिए ये क्यों मैं ये बता रहा हूँ 2024 की मीटिंग। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। ये पुरानी करंट अफेयर है। तजाकिस्तान होस्टेड द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2022 की समिट जो है ये उसमें हुई थी, मतलब जो हो चुकी है वो भी है, तो होने वाली है वो भी। तो 2023 की इंडिया में हुई, 2024 की कजाकिस्तान में। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई ऐसे स्टेटमेंट भी जो है पूछे जा रहे हैं कि पिछले बार किसके पास थी और अब किसके पास आई है। तो ये इसका मैप हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये इसके उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ। दो ही स्ट्रक्चर परमानेंट बॉडी है इसकी, एक तो एससीओ का सेक्रेटेरिएट जो कि बीजिंग के अंदर, और एक ये रेट एंटी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसको रेट्स को बोला जाता है। ये ताशकंद के अंदर है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्रेटेरिएट के अंदर देख रहे हैं। तो सेक्रेटेरिएट जो है ये जो अभी जो हेड ऑफ द काउंसिल होती है उसके जो डिसीजन होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। इसका लोकेशन जो है बीजिंग के अंदर, चाइना के अंदर। अब ये मैंने आपको दूसरा बताता हूँ, रेड्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसका काम जो है, इसका पहले हेडक्वार्टर देख लो ताशकंद के अंदर, जो कि उज्बेकिस्तान के अंदर है। अब यहाँ पर इसका काम होता है कि जो टेररिस्ट है उसके खिलाफ लड़ना, जो सेपरेटिज्म उसकी जो भावनाएं चल रही है या एक्सट्रीमिज्म उसके खिलाफ लड़ना। तो इंडिया को बड़ा फायदा है इस वाले अगर इसका सही यूज किया जाए रेड्स का। तो एक रीजन ये भी था कि इंडिया को जो, क्योंकि ये जो रीजन है ना यहाँ पर एंटी इंडियन सेंटिमेंट जनरेट किए जाते हैं, तो ये पूरा रीजन फिर अगर ये अनस्टेबल है तो फिर इंडिया को बहुत दिक्कत आ जाती है। क्योंकि ये अभी देखा हम लोगों कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ, तो इंडिया को बहुत दिक्कत आती है क्योंकि पता लगा ये लोग टेररिस्ट को जो है प्रमोट करते हैं इंडिया के खिलाफ। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अब इंडिया इसका पार्ट है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने इसके थोड़ा सा अब देखिए तो अब देखिए ये क्या था कि इंडिया ने जो 2023 में प्रेसिडेंसी होल्ड की थी वो किससे ली थी। इंडिया रिसीव द एससीओ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी समर उज्बेकिस्तान से ली थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या है, उज्बेकिस्तान से ली थी इंडिया ने। और यहाँ पर क्या है, ताजिकिस्तान होस्टेड 2022, उज्बेकिस्तान ने होस्टेड की थी। तो ये बात याद रखना। आप समझ रहे हो ना कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो ऐसा पूछ सकते हैं 2024 की कौन होस्ट करेगा,
ये बहुत जरूरी है। और इंडिया पहली बार ये जो संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, इसको पहली बार होस्ट कर रहा है। 2000 ये याद रख लेना कि बनारसी जो सिटी है, इसको एससीओ की टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल घोषित किया गया था 2022 से 2023 के लिए। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक यहाँ पर जरा एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये सिक्योर। ये जो सिक्योर कॉन्सेप्ट है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में एससीओ का समिट हुआ था चाइना के अंदर, तो वहां पर ये पहली बार कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने सिक्योर का ये दिया था, सिक्योर की क्या फुल फॉर्म है? S4। देखिए ये मेन के लिए है, अगर आप मेंस में कोड करना चाह रहे हो तो आप इनको कोड कर सकते हो, आपका ये जो आंसर में वैल्यू एडिशन हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना? तो S सिक्योरिटी फॉर सिटीजन, E फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C फॉर कनेक्टिविटी इन द रीजन, U फॉर यूनिटी, R फॉर रेस्पेक्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, और E फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये जो है अब 2024 की जो मैंने बताया कि 2000 एससीओ की जो मीटिंग है, ये कहाँ पर? कजाकिस्तान के अंदर। कजाकिस्तान इसको चेयर कर रहा है, और ये उसकी कैपिटल जो अस्थाना है वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब दूसरा करंट अफेयर देखते हैं कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में, वैसे मैं बता चुका हूँ इसको, वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ये तो जरूरी नहीं है कि इंडिया की इसमें रैंकिंग कितनी थी, ये बहुत जरूरी है। तो इंडिया की रैंकिंग जो है 139 कंट्रियों में 38 थी, और ये जब 2018 में लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पे इंडिया की 44 रैंकिंग थी। तो ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन के पॉइंट में जब आप लिखते हो कि इंडिया लॉजिस्टिक के बारे में लिख रहे हो कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है, तो आप बोलोगे कि इंडिया काफी अच्छा काम कर रहा है लॉजिस्टिक की कॉस्ट को कम करने के लिए। इंडिया की जो रैंकिंग है, जो वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2023 में, उसमें 38 हो गई है। समझ गए आप? तो इस टाइप से आप अपना जो आंसर है उसको एनरिच कर सकते हो। अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो 2023 में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी? 40 थी, 132 कंट्रियों। तो ये बात याद रखनी है। पहली रैंकिंग, वैसे तो जरूरी नहीं होता कि पहली रैंकिंग भाई किसको मिली, लेकिन फिर भी एक बार देखना, स्विट्जरलैंड ऐसे पढ़कर चले जाना। मतलब देखो यार, आयोग ये ईसीएस वाले क्या होते हैं ना, ये बड़े ऐसे माइन्यूट माइन्यूट सी रखते हैं, मतलब बाल की खाल में से भी चीजें। अभी एक पिछले साल क्वेश्चन था, वो एक वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आई थी, तो 1993 में शायद थी, इतनी ऐसी कुछ क्वेश्चन था। यार इतनी पुरानी रिपोर्ट कौन पढ़ता है यार 1993 की? मतलब क्या बच्चे हैं, उनकी कैपेसिटी होती है, वो कहाँ तक पढ़ पाएंगे ये सारी रिपोर्ट 99? ऐसे तो मतलब कि छोड़ो यार, इतनी पुरानी। मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है ना, आप सना क्वेश्चन बना देते हैं, तो उनको भी पता नहीं क्या मजा आता है। तो ऐसा मतलब एक बार पढ़ लेना चाहिए कि जब आप पढ़ो तो निगाह तो मारी लो यार, कुछ एलिमिनेशन मेथड से किसी को हटा सको वो ऑप्शन। अब ये कौन रिलीज करता है? ये सॉरी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसको बी को रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और देख लेना यहाँ पर, ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइजेशन सीएस का जो हेडक्वार्टर है जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था। अब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2005 में इसको पास किया गया था, और फिर इसको 2006 में इसका इट वाज लॉन्च 2006 में। तो पास कब किया गया था ये जरूरी है, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए जब बोलता है ना, तो समझ लो फिर वहां पर दिक्कत आ जाती है। इसलिए कुछ मतलब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई इसमें ये बोला जाता है कि भाई हम जो है जो अनस्किल्ड पर्सन होते हैं उनको ये 1 साल में 100 दिन का काम देंगे मिनिमम। ठीक है, ये ऐसा बोला गया है इन्होंने। हालांकि बहुत दिक्कत है यहाँ पर, पेमेंट टाइम पर नहीं आता है, पता नहीं कब आता है, काम नहीं होता है, निकलता ही नहीं है। और दूसरा, करप्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पर। होता क्या है कि कुछ लोग क्या काम करेंगे, अपने खेतों में काम करा लेंगे और दिखा देंगे कि साहब ये सरकार का काम हुआ है। पैसा कहाँ से जाएगा? पैसा जाएगा सरकार की जेब से, और इनका काम होता है। दूसरा, फेक, ये जो है फेक पर्सन दिखाते हैं, कोई पर्सन ही नहीं होता है, अपने मेंबर के लोगों को ही लगा देंगे, और वो पैसा अपने मेंबर के लोगों, जिसके बाद भी जो भी इसको मतलब वहां पर लोकल लेवल पे वो करता है, थोड़ा प्रधान को दे देते हैं वो, और थोड़े 50-60 रुपए उसको दे देंगे, बाकी सारे पैसे अपने पास रख लेते हैं। तो ये बड़ा करप्शन हो रहा है यहाँ पर। तो ये मतलब बहुत जरूरी है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भैया, ये जरूरी नहीं है कि मतलब यहाँ पर एक और यहाँ याद रख लेनी काफी है, इस सोशल ऑडिटिंग का यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, इंडिया के अंदर इतना करप्शन है। एक मैं पढ़ रहा था अभी कि केरल ही एक ऐसा स्टेट है इंडिया के अंदर जिसने मैक्सिमम सोशल, जो इसकी सोशल ऑडिट होती है उसने सोशल ऑडिट कराई है। उत्तर प्रदेश ने कराई है शायद 50% से ज्यादा सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट होता क्या है? मान लो कि देखिए, करप्शन के बारे में बता रहा हूँ कि इंडिया में पॉलिटिशियन जो कितने करप्ट है,
ये जानबूझ के ही इसकी जो वो नहीं कराते, ऑडिटिंग नहीं कराते, क्योंकि उनको पता सोशल ऑडिटिंग होगी तो उनकी टांगे खड़ी हो जाएंगी। देखो होता क्या है कि मान लो ऊपर से पैसा आया, ठीक है, मान लो कि गांव में रोड बनना है और टॉयलेट बनने हैं, बहुत सारे के लिए पैसा आया। अब लेकिन ये पैसा मान लो 100 करोड़ आया पर्टिकुलर किसी विलेज के लिए हो या 2 विलेज के लिए हो। अब होगा क्या, ये क्या काम करेंगे कि ये पैसा वहां लगाएंगे, पैसा लगाएंगे नहीं, 100 का 100 करोड़ का गोलमाल कर जाएंगे पॉलिटिशियन, आईएएस ऑफिसर, आई जो जितने भी आते होंगे ऊपर से लेकर प्रधान वगैरह सब फेल जाएंगे पैसे को। अब होगा क्या, देखो अब पता तो नहीं लगा, सरकार को क्या पता, सरकार की साइड से तो पैसा आ गया, इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट दिखा दी कि साहब हमने ये वाला काम करवा दिया, तो सरकार को संतुष्टि होगी, सरकार अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर देगी कि भाई देखो हमने ये काम कराया, लेकिन जो ग्राउंड लेवल होता है उसको होता नहीं है। तो इसके लिए क्या प्रावधान है, इसके अंदर मनरेगा एक्ट के अंदर एक प्रावधान है कि भाई हम सोशल ऑडिटिंग कराओगे, इसका सेक्शन 17 है। सोशल ऑडिटिंग का मतलब जो 100 करोड़ दिया है काम के लिए, उसमें लोगों से आप विजिट करोगे, जो पर्टिकुलर गांव के लिए दिया है कि भाई इस गांव में जाएंगे लोग, अलग अलग एजेंसी जाएंगी, कुछ प्राइवेट एजेंसी जाएंगी, पूछेंगे लोगों से भाई हमने 100 करोड़ रुपए दिए थे, यहाँ पर ये काम होना था, बताओ हुआ है या नहीं हुआ। तो सोच मतलब होएगा तो गांव वाले बोलेंगे बस साहब हुआ है, ठीक है, किसी को रोज मतलब जो भी कुछ होना था, ये बनाया है वो बनाया है, अगर नहीं हुआ है तो फिर मना कर देंगे लोग। लेकिन यही दिक्कत है, सोशल ऑडिटिंग ही हो रही है क्योंकि काम होता ही नहीं है। अभी मैं बताता हूँ उसका, देखिए हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर लोगों को वो दिया जाता है, अनाज बांटा जाता है। तो अब देखो करप्शन कैसे होता है, तो मान लो कि 100 क्विंटल किसी गांव के लिए, ऐसे ही ले लेता हूँ 100 क्विंटल या 100 केजी गाया फूड, कि भैया मैं ऐसे ही ले रहा हूँ यार, 1000 केजी ले लो चलो, तो किसी गांव को बांटना है। अब ये क्या काम करेंगे, इस गांव में मान लो कि हर मंथ बटेगा तो एक मंथ का गोलमाल कर देंगे गल्ला, समझ गए आप। 1000 केजी मान लो एक गांव में एक मंथ में बांटना है, और ये बटेगा ही नहीं। मान लो कि 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ में हर साल हर मंथ जो है 1000 केजी गल्ला आता है बांटने के लिए गाँव में। लेकिन ये काम करेंगे या तो 2 गल्ले 10 गल्ले बांटेंगे, 2 गल्ले एक साल में, और फिर ये इसको बेचेंगे कितने का, या तो 50,000 का बेचेंगे या फिर 1 लाख का, मतलब जो भी इनका रेट चल रहा होगा उस हिसाब से। ये तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल, और ये रियलिटी में हो रहा है, ये हमारे आंखों के सामने की बात है, ये रियलिटी में हो रहा है यूपी में। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, सरकार की आंखों को पट्टी बंधी हुई है क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है। तो ये इसका इसका समाधान क्या है, सोशल ऑडिटिंग। अगर आप सोशल ऑडिटिंग कराते हो तो बहुत हद तक लोग, गुंडे मवालियों के हाथ में वो होता है, ये क्या बोलते हैं, ये गल्ला होता है जो बांटने वाला होता है, वो उनसे डरते हैं लोग। तो सोशल ऑडिटिंग होगा तो लोग सामने तो आएंगे, बात तो करेंगे, लेकिन सोशल ऑडिटिंग होती नहीं है क्योंकि ऊपर से लेकर पूरे सिस्टम सारा का सारा करप्ट है, सब मिलजुल कर खाते हैं। चलो ठीक है, ये करप्शन के बारे में बात होगी। अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2023 का, ये याद रख लेना, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है 134 थी। भैया ये बहुत जरूरी, और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पहली रैंकिंग थी ये। देखिए इसमें ये 3 चीजों पर क्वेश्चन बोलते हैं, एक तो लाइफ एक्सपेक्ट बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, और जो आपका स्कूलिंग में जो एडमिशन होता है, एक्सपेक्टेड मीन्स होता है स्कूलिंग में कितना टाइम रहा है, और आपका जो पर कैपिटा, तो इसके हिसाब से जरा ये कोई भी देख ले चले जाना, हो सकता है कि इसके हिसाब से वो क्वेश्चन फ्रेम करे कि ये बताओ कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की 2022 में कितनी थी, तो ये 60, ये याद रख लेना यार, 67। देखो ऐसा तो यार बहुत मुश्किल होता है ये याद करना, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा, एग्जाम पास वो उल्टे सुलटे आंकड़े रखता है। और ये पर कैपिटा रख लेना कि भैया पर कैपिटा इंडिया की कितनी है, डॉलर में दे रखी है, लट्टा मार कर चले जाना है, और कुछ नहीं कर सकते यार याद। देखो यार सच बताऊंगा, मेन निकल जाएगा, मेन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम प्री में होती है। प्री में एकदम फाड़ू बना कर रखा हुआ है ना, एकदम मतलब फाड़ू से भी ज्यादा फाड़ू, मतलब ऐसे बच्चों के पैर उल्टे कर देगा वो, ऐसा पेपर बना कर रखा हुआ है ना। तो भाई अगर पास करना है प्री, तभी तो आई ओपन हो गए। और कुछ लोग तो बन भी जाते हैं, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, कुछ लोग तो बहुत करप्शन करते हैं। उन लोगों को यार ऐसे ही सर्विस में जाना नहीं चाहिए। लोगों को देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में करप्शन बहुत कम है, दूसरे कम लोग अगर वहां पर सर्विस देने के लिए जा रहे हैं, अगर उनका सिलेक्शन हो रहा है तो उनको करप्शन नहीं करना चाहिए, करप्शन के व्यू से नहीं जाना चाहिए, वहां पर लोगों के लिए सेवा करनी चाहिए। चलो, अब यहाँ पर तो 25 साल पूरे कंप्लीट हो गए जब ये पोखरण टेस्ट हुआ था, तो इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए हाँ, इंडिया में 2 बार जो है न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया गया है। एक तो 1994 में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उस टाइम पर इस ऑपरेशन को बोला गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो ये बात याद रख लेना, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा या ऑपरेशन हैप्पी कृष्णा।
ठीक है, ये पोखरन राजस्थान में एक जगह है पोखरन, वहां पर इसको कंडक्ट कराया गया था पहली बार। इसके लिए उसको पोखरन बोलते हैं। ये 18 मई 1974 को कंडक्ट कराया गया था। इंडिया का ये फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट था, ये बात याद रख लेना, ठीक है, बहुत जरूरी है। किसके अंडर में कराया गया था ये, तो उस टाइम को जो है प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा था। तो अब जैसे कि आप जानते हो कि यूपीएससी का ही छोटा भाई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वो पीछे नहीं रहता है, तो वो भी पूछता है ऐसे क्वेश्चन। फिर दूसरी बार पोखरण में फिर से न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो 1988 में ये हुआ था। इसको 2 बार किया गया था, एक तो 11 मई 1918 और एक बार 13, तो टोटल 5 बम फोड़े थे इस टाइम पे। तो 3 बम तो 11 मई को फोड़ दिए गए थे, जिसमें से एक बम था हमारा ये फ्यूजन का, और दूसरे थे फीजन के। ये 13 मई को 2 बम फोड़े गए। तो ये ऐसे याद रख लेना भाई, ये बहुत जरूरी है। पता नहीं यार क्या क्वेश्चन पूछ लिया, पता है, हमको भी नहीं पता है। इसका ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, और ये जो बॉम्ब थे इनका नाम शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3, शक्ति 4, शक्ति 5, 5 शक्ति दी गई थी। अब देखो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता क्या। न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या कि एक बड़ी से मैटर को छोटे छोटे मैटर में डिवाइड किया जाता है और एनर्जी रिलीज होती है, इसी का हम फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये होता है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है, फ्यूज कर देना। फ्यूज का मतलब होता है दो चीजों को फ्यूज कर देना, जोड़ देना। तो इसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे जो हल्के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ड्यूटेरियम हो गया और हीलियम हो गया, इनको जोड़कर एक हैवी एलिमेंट बनाया जाता है और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन जो सन है, सन के कोर में चल रही है। सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन होने की वजह से सन एनर्जी एमिट करता है, लाइट बनाता है। ठीक है, और एक बात याद रख लेना कि ये क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ, लिखा हुआ नहीं, कि हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन है वहां पर उसका हीलियम में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, वहां पर सन की जो कोर है उसमें हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा उसी से। अब देखिए होमी जहांगीर बाबा को जो है फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बोला जाता है। भैया ये बात याद रख लें, फैक्चुअल चीजें आपको पता है। वर्ल्ड बैंक का जो बताया था मैंने एक आपको कि ये बंदा जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट होता है अजय बंगा। पूछा गया क्वेश्चन ये अलग अलग तरीकों से, मतलब याद रखना इंडियन है यार ये। इंडिया के अंदर इसका जन्म हुआ था। बंदा आईएम्स पढ़ा हुआ है और हिमाचल प्रदेश के अंदर से भी पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, ये कोई सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागता कि पता लगा आईएम्स के बंदे सरकारी नौकरी करते हैं। बताओ यार, इतनी हद हो गई यार, आईआईटी के बंदे सरकारी नौकरी के लिए, मतलब हद से भी ज्यादा हद है यार ये। मतलब अपने देश का नाम ऊंचा करो, इनोवेशन लाओ देश के अंदर, तभी तो यही प्रॉब्लम है कि देश के अंदर इनोवेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों की टेंडेंसी खराब है, सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। ये सरकारी नौकरी एक सॉल्यूशन नहीं है। कंपटीशन कमीशन भैया अच्छे से करेंगे, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कंपटीशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया होगा और उसमें लिखा होगा भैया हम एक बॉडी बनाएंगे। कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 क्रोनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना कि अरेंज करने के लिए हो सकता है आपसे बहुत सारे एक्ट देखकर या मैच द फॉलोइंग करवा सकता है। अब देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका काम क्या है पहले तो अभी देख लेते हैं। जो करंट चेयरमैन है ये रवनीत कौर है। देखिए क्यों याद करना, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो रवनीत कौर, देखिए यहाँ पर देखिए जरा, हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आप समझ गए हो, ये क्वेश्चन पूछा गया था भैया, इसलिए मैंने यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी तो नहीं पूछती है, लेकिन स्टेट पीसीएस भैया फैक्चर चीजें पूछती है। तो रवनीत कौर ये आईएएस ऑफिसर है, तो इनको जो है अपॉइंट किया गया था। चलो अच्छी बात है कि इनका मतलब देखो जितने भी अच्छी पोस्ट मिलती है ना, ये जो इन लोगों को मिलती है, ये मतलब उसमें से काफी बहुत ईमानदार लोग होते हैं, तभी ये इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट इनको दी जाती है। जो करप्ट होते हैं ना, उनको तो पता है सरकार निगाह रखती है, उनको तो वहीं रफा दफा कर देती है कि भाई जाओ बेटा अपने घर खाओ, तुमने बहुत तेल दिया माल। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इनका प्राइमरी गोल क्या, मतलब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो कंपटीशन कमीशन का एक तो ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी ऐसी प्रैक्टिस ना हो मार्केट के अंदर जिससे कि कस्टमर को नुकसान हो। ठीक है, तो मतलब प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस को बचाना है जिससे कि कस्टमर को ऐसा कि पता लगा किसी ने, मतलब अमूल ने अपने प्राइस इतने कम कर दिए, बहुत ज्यादा कम कर दिए, जबकि उसको नुकसान हो रहा है। तो इससे क्या होगा, मदर डेयरी को भी अपने प्राइस कम करने पड़ेंगे। तो क्या हो गया, मतलब हो सकता है कि मदर डेयरी ने अगर प्राइस अपने कम नहीं करे, उतने ही रखे, तो लोग अमूल का दूध पिएंगे, बस अमूल 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 चलेगा। तो इससे क्या होगा, इसका भट्टा बैठ जाएगा, ये हो जाएगी खराब। तो दूसरे जो डेयरी वाले कंपनियां खुली हुई हैं वो बेकार हो जाएंगी, उनका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी कोई प्रैक्टिस ना हो, तो क्योंकि हेल्दी प्रैक्टिस कस्टमर के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है,
अब दूसरा ये क्या काम करता है, ये प्रमोट सस्टेनेबल कंपटीशन जैसा मैंने बताया, और ये जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का जो एक हित होता है उसको बचाता है। दूसरा, इंश्योर फ्रीडम ऑफ द ट्रेड, कि भाई देखो अगर आप मार्केट में एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस रहेगी तो फिर आप कैसा, आपको आपको फ्रीडम ट्रेड करने की मिलेगी। एक बंदा बहुत सस्ते में बेच रहा है, एक बंदा महंगा बेच रहा है, तो महंगे वाले का कौन खरीदेगा, नहीं। तो इसलिए वो ऐसा गलत ना हो। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा था कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है क्या है, इंश्योर फ्रीडम ऑफ द ट्रेड कैरिड ऑन अदर पार्टिसिपेंट इन द मार्केट। ये सही बात है, आपको फ्रीडम ऑफ ट्रेड के बारे में मैंने अभी बताया। देखो यहाँ लिखा है इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ द ट्रेड। दूसरा दूसरा है प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ये भी सही बात है, पहला भी दूसरा मैंने अभी आपको बताया। प्रमोट एंड सस्टेनेबल कंपटीशन इन द मार्केट, देखिए ये यहाँ पर देखिए, प्रमोट एंड सस्टेनिंग अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, ये भी हो गया। दूसरा, प्रिवेंट द प्रैक्टिस हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने कराया है कि एलिमिनेट प्रैक्टिस दैट एडवर्सली अफेक्ट द कंपटीशन, ठीक है, ये प्रिवेंट एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक ये देख लेते हैं यहाँ पर, देखो चलो छोड़ो ये मैं बाद में बताऊंगा कि अलग से पॉलिटी के में हो सकता है कि आज 5-6 लेक्चर अपलोड कर दूं, उनके साथ में उन पिछले साल के क्वेश्चन आप देख लेना। तो ये 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के अंदर आया था, और इसके अंदर एक आर्टिकल को इंसर्ट किया गया 239A, और इस आर्टिकल के अंदर दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया था। तो ये बात याद रख लेना। और ये जो कमेटी, इस पर एक कमेटी बनाई थी भाई, ये थी, इसका नाम था एस बालकृष्ण कमेटी। इसने बोला था कि भाई जो है दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दे दो। तो ये दिल्ली, क्योंकि दिल्ली की डिमांड चली थी भाई भैया उसको स्टेट हुड। देखो स्टेट हुड तो यार बहुत मुश्किल है, मतलब यहाँ पर एक्चुअली ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखो तो वहाँ पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ के पॉलिटिशियन बोलते रहते हैं कि भाई हम स्टेट हुड, हम पावर मांगे, ये पॉसिबल ही नहीं है यार। आप कैसे करोगे? देखो ये क्या है, यहाँ पर सारे फॉरेन की कंट्रियां के एम्बेसी हैं, बहुत सारे हैं, डिप्लोमेट रहते हैं। अब ये तो अपना क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई कांड हो गया तो दिल्ली, ये तो स्टेट हुड के नाम पर, कि देखो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो निकल जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट वाले, तो निकल जाएंगे पतली गली से मुंह छिपा कर। लेकिन जिम्मेदारी भैया पूरे, अभी क्या होता क्या है, देखिए बोलना तो नहीं चाहिए, अभी होता क्या है, कुछ पॉलिटिशियंस जो है इंडिया को विदेशों में जाके नीचा दिखाते हैं। ये बहुत गलत बात है यार। मतलब आपका जो है इंडिया के अंदर, ये हो सकता है कि आप इंडिया में बैठ कर डिबेट करो, डिस्कशन करो, लेकिन बाहर की कंट्री में जाकर आप नीचा दिखा रहे हो इंडिया को, ये कितनी गलत बात है। देखो चाहे पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में या रूलिंग पार्टी हो, कर तो इंडिया के हित के लिए काम कर रही है, लेकिन वो कौन सा हित होगा कि यहाँ बाहर जाकर एंटी इंडियन सेंटीमेंट जनरेट करो, तो इंडिया की बेइज्जती होती है ना उस। और दूसरी बात, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मतलब जो इंडिया के अंदर ही नहीं रहते, पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल पार्टी उनको फंडिंग करती है और उनके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर। बताओ ये डिक्टेटरशिप जैसे शब्दों का यूज कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है कि अगर यार इंडिया के अंदर डिक्टेटरशिप होती, तो डिक्टेटरशिप का पहला सिम्टम ये है कि वहां पर इलेक्शन नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, फेयर एंड मतलब जो इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी रहती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को, अब लोग बात क्या, भगवान ने बोलने के लिए थोड़ी सी जुबान दी है, उसी को खिलाते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। भैया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, 142 करोड़ पॉपुलेशन है, आप आपके बोलने से क्या, आप तो बाहर बैठे रहते हो। पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी आपको क्या करती है, पैसे देती है, लेक्चर बनाओ आप। तो मतलब ये बहुत गलत बात है, डिक्टेटरशिप जैसे, मतलब आप, इससे इमेज खराब होती है इंडिया की। आपको इंडिया की इमेज को देखो, कुछ भी हो सकता है, आप इंडिया के अंदर बैठकर डिबेट डिस्कशन कर सकते हो, आपके मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये एंटी इंडियन सेंटीमेंट ये किसी भी देश के लिए ठीक नहीं होते। बाहर बहुत सारे यूट्यूबर बैठकर मतलब पैसे लेते हैं और वो उल्टे सुल्टे शब्दों का यूज करते हैं। तो आपको, अगर आप अपने देश के बारे में चाहते हो तो बैठ के मुद्दों पर बात करो। ये कौन सी बात होती है कि आप एंटी इंडियन सेंटीमेंट अपना रहे हो। बहुत सारे, अभी आपने देखा वो कनाडा में क्या हुआ, एंटी इंडियन। तो इसीलिए कनाडा के साथ में जो है इंडिया के जो बीच है वो बहुत ज्यादा अनबन चल रही है, क्योंकि लोग समझते नहीं है। चलो ठीक है, अब हम ये अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और अब मिलते हैं हम अपने नए लेक्चर में।